गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक नंबर 5 रहेगा शब्द विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत हिंदी की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द की परिभाषा: वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं, जिनसे किसी का अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। शब्द अकेले या दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इसके दो रूप हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपादिक कहते हैं। दूसरा वह जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेता है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। यह एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, धीरे, परंतु, लड़की। नेक्स्ट है। अंत शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। शब्द और पद ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे प प्लस आ प्लस न प्लस ई, पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ। इस वाक्य में दो पद है। एक नाम पद पुस्तक है, दूसरा शब्द क्रियापद है लाओ। शब्द विचार का वर्गीकरण इसको चार भागों में बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। इसके दो भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द है जिसमें कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। इन सब का कोई ना कोई मतलब है, तो ये सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना, वेना, मुक्का, बुक्का आदि। जैसे इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है, तो यह निरर्थक शब्द है। रचना के आधार पर सेकंड क्या है? रचना के आधार पर भेद। इनके तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़, योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। ये क्या है कि ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन इनके टुकड़े कर दिए जाए तो यह इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो वे रूढ़ शब्द हैं। जैसे जल, ज और ल को अलग अलग कर दे तो ज और ल, ज का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है। कल, तब, जब।
जैसे जल, पानी, कल, आने वाला कल, जप, पूजा पाठ। ऐसे ज को अलग कर दे, ल को कोई अर्थ नहीं है, क, ल कोई अर्थ नहीं है, ज को अलग कर दिया, प को कोई अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे सब देश, सब प्लस देश, और दोनों का मतलब बन रहा है सब का भी देश का भी। देवालय, देव और आलय, देवों के रहने का स्थान। कुपुत्र, कुपुत्र आदि। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्द के योग से बने हैं एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या बताया कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों, बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन मतलब 10 मुख वाला, जिसके 10 मुख होते हैं, अर्थात रावण। पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। नेक्स्ट थर्ड है प्रयोग के आधार पर। इसके भी दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा कौन सी है, जिसमें किसी का नाम, स्थान, वस्तु आदि के बारे में बात हो वह संज्ञा है। जैसे सब्जी, सब्जियां, सब्जियों, लकड़ी, लकड़ियां, लकड़ियों। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, वह, यह आदि। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, जैसे काला, काली, काले, मोटा, मोटी, मोटे। क्रिया जिसमें किसी के काम का होना या करना पता चलता है, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाई। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, हमने पढ़ाई की। ऐसे ये क्या है, क्रिया है। जैसे लिंग बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है। वचन बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। इसी प्रकार यहाँ पे इस उदाहरण में बच्चा शब्द बार बार आ रहा है। यह लिंग वचन और कारक के रूप में परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं ऐसे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी में क्या आते हैं, लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। जैसे राधा बाहर बैठी है, इसमें क्रिया भी हो रही है और विशेषता भी बताई है। मोहन बाहर खड़ा है, संबंध बोधक। रेखा के साथ कमला आएगी, यहाँ में के साथ क्या है, संबंध बता रहे हैं। मोहन के साथ वेदांत आएगा, समुच्चय बोधक।
गीता और सीता पढ़ाई कर रही हैं, राम और मोहन पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? समुच्चय बोधक है। विस्मयादिबोधक, अरे राधा गा रही है। जब कोई अचानक से कोई शॉक्ड हो जाता है तब बोलते हैं अरे राधा गा रही है, अरे मोहन नाच रहा है। जैसे नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तत् उसके सम का अर्थ है समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहा है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा में हुई है लेकिन वे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि आदि। नेक्स्ट है तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या है? जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत में हुई है लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दूध, अग्नि, आग, कार्य, काम, कपूर, कर्पूर, कपूर, अस्त्र, हाथ। नेक्स्ट है देशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, जो कि अलग अलग स्थान की बोलियों से हिंदी में आ गए, वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। नेक्स्ट है विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, जो भारत के बाहर की भाषाओं के हैं जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। जैसे उर्दू, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण निम्न हैं। अंग्रेजी के शब्द कौन से हैं? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि। फारसी अनार, चश्मा, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ आदि। अरबी औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, औरत, कैदी, मालिक, गरीब। तुर्की कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर। पुर्तगाली अचार, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, फीता, साबुन, तंबाकू, काफ़ी, कमीज। फ्रांसीसी पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल। चीनी तूफ़ान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा। जापानी रिक्शा आदि। इसी तरह हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा, जिसमें शब्द विचार परिभाषा, इसके रूप, रचना, शब्द और पद, शब्द विचार का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर
और उत्पत्ति के आधार पर। इसके आगे सारा पढ़ा तो आप सबको आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।